राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का 00 मी के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपकी क्लास 12th और चैप्टर है आपका सेकंड। तो पहले तो आप लोग देखिए, चैप्टर सेकंड का नाम क्या है, राजा, किसान और नगर। तो मैं ना यहाँ पे आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। अब हिस्ट्री होता है भाई एक बोरिंग सब्जेक्ट, ये तो किसी को पसंद ही नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ एक स्टोरी में। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हिस्ट्री आज आप लोग पढ़ोगे एक स्टोरी स्टाइल में। स्टोरी के टाइम पे ना मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रिपीटेड चीज़ें कौन सी होती हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो प्लीज़ इनको नोट करना अपनी कॉपी में, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और प्लीज़ 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 ध्यान से पढ़ना। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ बढ़िया सी, जो होगी मौर्य साम्राज्य के ऊपर, अशोक के ऊपर, चंद्रगुप्त के ऊपर, और हमारे भारत के इतिहास की स्टोरी। तो चलिए लेट्स गो, शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास का एक सफ़र। तो अगर मैं आपको अपने सफ़र पे लेके चलूँ, मतलब कि हमारा सफ़र कौन सा, कि चलिए हम सफ़र करते हैं भारतीय इतिहास का, तो हमें भारतीय इतिहास में ना बहुत सारी विविधता मिलेंगी। विविधता यानी बहुत सारे डिफरेंस, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। किस चीज़ के बारे में, सभ्यताओं के बारे में, राजवंशों के बारे में, सांस्कृतिक जो आंदोलन हुए उनके बारे में। साथ ही अगर इस स्टोरी में देखें हम, तो हम प्राचीन काल से लेके एक आधुनिक युग तक की जितनी भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं होंगी ना, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। साथ ही जो मेन राजा थे, उनके क्या विचार थे, हम ये भी इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका भारत का इतिहास कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि इसमें सबसे पहले आती है भारतीय इतिहास में लिपियाँ। अब जो लिपियाँ आती हैं ना, वो कौन कौन सी लिपियाँ हैं, तो पहले मैं आपको लिपियों की स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए, जो लिपियों की स्टोरी है वो है प्राचीन भारत की लिपियाँ। प्राचीन भारत की लिपियाँ यानी कि हमारे इतिहास में ना, अभी हम इतिहास की स्टोरी पढ़ रहे हैं। हमारे इतिहास में बहुत सारी लिपियाँ हैं, वो भी एशियन टाइम की। तो उनकी ना खोजें की गई थी। जब उनको डिस्कवर किया गया तो सबसे पहले किया था जेम्स आपके प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने इनको खोजा। कब खोजा, 1830 में खोजा, ठीक है। साथ ही ये कौन थे, ये अंग्रेज़ों के अधिकारी थे। ये भारत आए थे। भारतीय अभिलेख विज्ञान में इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। इन्होंने क्या करा था, जो आपकी ब्रह्माही और खरोष्ठी लिपि होती है ना, उनके अर्थ निकाले थे। अब इन्होंने अर्थ निकाले, साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि भाई लिपियों का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब लिपियों का महत्व इन्होंने क्या बताया कि लिपियों के माध्यम से हम किसी भी भारतीय इतिहास के साम्राज्य की लिपियाँ, उनकी भाषा जान सकते हैं, उस राजा के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके नाम के बारे में, शासन कब तक करा, उनका धर्म, उनका विचार, उनका समाज किस प्रकार का है, ये सब हम किस चीज़ से पता लगा सकते हैं, लिपियों से पता लगा सकते हैं। ये हमें किसने बताया था, ये हमें बताया था जेम्स प्रिंसेप ने। अब हम आगे बढ़ें तो उन्होंने हमें ये भी बताया था कि भारतीय इतिहास के, मतलब कि भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जो मेन चीज़ें हमें बताई थी वो कौन कौन सी थी, इन्होंने बताया था जेम्स प्रिंसेप ने कि भारत के इतिहास में संस्कृति के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है, ठीक है। उनकी लिपियों के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है। अगर हम उनको गहराइयों से समझें, जब जाके हमें पता लगेगा कि भाई लिपियाँ कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब अगर हम बात करें हमारे भारत के इतिहास के प्राचीन काल के जो कुछ महान साम्राज्यों के शासक रह चुके हैं, राजा रह चुके हैं, सम्राट रह चुके हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है वो है हमारे अशोक। ये काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और बहुत सारे बच्चों ने इनके बारे में नाम भी सुना होगा पहले से, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे फेमस और सबसे महान शासक हैं। अब ये किस साम्राज्य के हैं, ये हैं मौर्य साम्राज्य के। और किस धर्म से हैं, बौद्ध, ये आपके बौद्ध धर्म से हैं। बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है, शांति का प्रतीक और न्याय का विकास हुआ है, ठीक है। यानी कि बौद्ध धर्म में शांति और न्याय को ज़्यादातर क्या दी गई है, प्रॉस्पेरिटी दी गई है, ठीक है। तो अशोक कौन थे, मौर्य साम्राज्य से थे। साथ ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म में इन्होंने बहुत बड़े बड़े विचारक को अपनाया था, शांति को अपनाया था और न्याय को अपनाया था, ठीक है।
अगर हम सेकंड बात करें चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे भाई? ये भी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने भी मौर्य साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। ओके, साथ ही इनका एक विशाल साम्राज्य बन गया था मौर्य साम्राज्य। अब कैसे बना था धीरे धीरे हम पढ़ेंगे अपने आगे स्टोरी में। ओके, अब जो मौर्य साम्राज्य था ना वो भारत में बहुत ही मजबूत हो गया था। मतलब चंद्रगुप्त के ज़रिए भारत में काफ़ी मेन कहानी इसने मतलब पॉइंट ले लिया था, एकदम से ओवरव्यू ले लिया था। ठीक है, अब कब लिया था? ये लिया था इन्होंने 6ठी शताब्दी में। अब 6ठी शताब्दी में किस तरीके से क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ, और सबसे पहली बात जो क्वेश्चन आता है ना वो आपका ये पूछा जाता है कि 6ठी शताब्दी को हम परिवर्तन का दौर क्यों कहते हैं। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम परिवर्तन का दौर क्यों कहते हैं? तो बस आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पहला है राज्य और दूसरा है नगरों का विकास। मतलब यहाँ पे राज्यों का विकास हुआ था, नगरों का विकास हुआ था। धीरे धीरे काफ़ी शहर जो हैं, सिटी जो हैं वो डेवलप होने लग गई थी। लोगों ने राजनीति अपना ली थी, लोगों ने व्यापार करना चालू कर दिया था, और लोगों के वाणिज्य यानी कि खेती में भी क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। और धीरे धीरे यहाँ पे लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करा। लोहे का इस्तेमाल किस चीज़ में करा भाई? खेती में करा। लोहे के उन्होंने क्या बनाए? उपकरण बनाए। ठीक है, हथियार बनाए युद्ध में लड़ने के लिए। साथ ही नई नई रणनीतियाँ और टेक्नोलॉजी का इन्होंने विकास करा। अगर हम देखें यहाँ पे तो इनके कुछ नए विचार भी आए थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही आए थे। तो वो कौन कौन से विचार थे हमारे? वो थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और जितनी भी धर्मों की जो प्रथा थी ना, जो बेकार प्रथा होती है, उसके खिलाफ थे ये। समाज में ये लोग समानता का प्रतीक लाना चाहते थे। ये लोग समाज में क्या देना चाहते थे? समानता का और न्याय का संदेश देना चाहते थे। ओके, अब अगर हम बात करें अपने महाजनपदों की, तो अब आ जाती है बात हमारे 6ठी ईसा पूर्व में महाजनपदों की। ठीक है, अब ये महाजनपद कौन से हैं? अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो धीरे धीरे करके प्राचीन भारत में इनका उदय हो जाता है। अब भाई उदय होता है तो किस किस महाजनपद का उदय होता है? तो सबसे पहले हमारे 16 बड़े ऐसे महाजनपद हैं जिन्हें हम राज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य। अब ये कौन कौन से राज्य होते हैं? तो ये राज्य तो आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे गण हो गया, गण मतलब संघ। अब देखिए जो महाजनपद थे ना ये 16 थे, और इन पे शासन कौन करता था? इनको चलाता कौन था? तो इनको राजा लोग चलाते थे, या राजा नहीं चलाते थे, कुछ लोगों के समूह होते थे, वो मिलके एक साथ क्या करते थे? चलाते थे महाजनपदों को, यानी कि राज्यों को। साथ ही जब वो लोग मिलके चलाते थे तो इसे गण संघ कहा जाता था। ओके, अब इसमें से 16 महाजनपदों में से जो कुछ मेन है, कुछ महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे क्या हैं आपके? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट इन सभी का जो एक पावरफुल राज्य है, जो सबसे शक्तिशाली है, वो कौन है भाई? यहाँ है ये मगध। अब मगध क्या है? मगध एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ की जो भूमि थी ना, जो ज़मीन थी, इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होती थी। ओके, बड़ी बड़ी लोहे की खदानें थी, नदियाँ थी, जिनके ज़रिए लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे एक नदी से दूसरे नदी के ज़रिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे धीरे धीरे करके मगध ने क्या करा था? अलग अलग महाजनपदों पर लड़ाई लड़कर, युद्ध लड़कर इसको और ज़्यादा फैला दिया, इसको और ज़्यादा विकास कर दिया। अब कैसे करा इसका विकास और ये कैसे फैला? तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मगध ने, यानी कि एक मौर्य साम्राज्य ने, किस तरीके से वो धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य निकलता है और किस तरीके से वो धीरे धीरे एक बड़ी सी शक्तिशाली साम्राज्य में चेंज हो जाता है। तो अगर हमें देखिए मौर्य साम्राज्य वाले आकर तो हमें खुद बताएंगे नहीं कि भाई हमने ऐसे ऐसे यहाँ पे अपना फैलाव किया था, हम ऐसे ऐसे स्ट्रांग हुए थे। हमें किसी के ज़रिए ही तो पता चलेगा। तो हमें किसके ज़रिए मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चला था? हमें पता चला था मेगास्थनीज के ज़रिए। किसके ज़रिए? मेगास्थनीज के ज़रिए, क्योंकि मेगास्थनीज ने कुछ विवरण प्रोवाइड कराए थे हमें, जिससे हमें पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में। ओके, तो मेगास्थनीज कौन था भाई? ग्रीक का एक राजदूत था। वो मौर्य साम्राज्य आया था और उसने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और वहाँ का समाज कैसा था उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। ये तो हमें मेगास्थनीज से पता चला। ठीक है, कि साम्राज्य के प्रशासन और समाज के बारे में हमें किससे पता चला? मेगास्थनीज से पता चला। लेकिन 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 अभी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो वो हमें कौन बताएंगे? हमारे कौटिल्य जी आएंगे और हमें बताएंगे। ठीक है,
कैसे बताएंगे? उन्होंने बहुत सारे अर्थशास्त्र, राजनीतिक चीज़ें और अर्थव्यवस्था के ऊपर और तो और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं बहुत सारे, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की चीज़ों के यानी कि अर्थ के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, उनकी इकोनॉमी, उनका बजट, उनका प्रशासन, उनकी बहुत सारी प्रणालियों के बारे में हमें पता चलता है। तो देखिए, हमने ये बात की कि भाई हमें किसी साम्राज्य के एक तरीके से प्रशासन के बारे में, साथ ही वहाँ की साम्राज्य और वहाँ के समाज के बारे में कहाँ से पता चलेगा? तो हमें बताया हमारे कौटिल्य जी ने और मेगास्थनीज जी ने। बट अगर हम आगे देखें तो हमें उनके धर्म के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि भाई उनके धर्म कहाँ थे, कहाँ से नहीं थे। तो ये कौन बताएगा हमें? बौद्ध और जैन ग्रंथ के जो बौद्ध और जैन के जो ग्रंथ होते हैं ना, वो हमें बताएंगे। तो ये हमें क्या बताएंगे कि जैन और बौद्ध ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य की बहुत सारी हमें जानकारियाँ मिली हैं कि इन्होंने किस किस धर्म को अपनाया था। साथ ही हमें अशोक के जो स्तंभ और जो लिखे हुए अभिलेख होते हैं ना, वो भी हमें बताते हैं कि यहाँ पे शासनकाल कैसा था, यहाँ के धर्म के विचार कैसे थे, यहाँ पे प्रशासन किस तरीके से किया जाता था। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे साक्ष्य थे, ये कुछ ऐसे प्रूफ थे जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में आके बताते हैं। ओके, तो ये था आपका कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पता चला। अगर हम देखें कि मौर्य साम्राज्य कैसे फैल गया, मौर्य साम्राज्य एक इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गया, तो वही उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी जब भी तो बन गया, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी क्वालिटी नहीं थी। इन्होंने अपना प्रशासनिक केंद्र ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा था। मतलब कि आप बोल सकते हो कि इन्होंने अपना जो लीगल काम होता है, जो कानूनी काम होता है ना, वो वहाँ पे इन्होंने पाटलिपुत्र में किया था। क्यों? क्योंकि राजधानी ही पाटलिपुत्र थी, ठीक है। साथ ही इन्होंने अपना लीगल वर्क कहाँ कहाँ पे शिफ्ट कर रखा था? तक्षशिला में, उज्जैनी, आपके तोसली में और स्वर्णगिरी में, और चार के चार कुछ और भी आपके राज्य थे जो कि इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, अपना जो लीगल और कानूनी वर्क होता है वो यहाँ पे करा था, ठीक है। साथ ही इन लोगों की ना सैनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, और ये हमें बात किसने बताई थी? हमारे मेगास्थनीज आए थे और उन्होंने हमें आके बताया कि इनकी ना सैनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो हमने पूछा भाई कैसी है? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कम से कम 9 सेनाएँ, ठीक है, मतलब कि 9 सेना होती है ना, वो है, ठीक है। पैदल सेना भी है और घुड़सवार सेना भी है जिसपे बैठ के लोग युद्ध करते हैं, रथ सेना भी है और तो और हाथियों की सेना भी है। देख रहे हो आप कितने प्रकार की, तो यहाँ पे सेना ही सेना है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य ने अपना प्रशासन का जो विस्तार है वो किस तरीके से किया था, ठीक है। अब धीरे धीरे बात आती है कि भाई इन्होंने तो अपना साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया। अब कैसे करा? भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में इन्होंने क्या करा? अपने प्रशासनिक केंद्र बनाए और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। अब कैसे चलाया? सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण भारत के कौन कौन से यहाँ पे शासक आए थे और उन्होंने अपना साम्राज्य चलाया था, और उन्होंने अपना साम्राज्य कौन सा स्थापित किया था। तो अगर हम देखें दक्षिण भारत में सबसे पहले आते हैं आपके चोल, ठीक। शासक जो थे बेटा वो दक्षिणी भारत में थे, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण शक्ति, एक इम्पॉर्टेंट शक्ति के रूप में उभरे थे। साथ ही यहाँ पे इन्होंने कृषि, व्यापार और संस्कृति, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चोल जो है वो किस साम्राज्य में सबसे ज़्यादा योगदान दिया उन्होंने, तो कृषि, व्यापार और संस्कृति में उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। अब चेरने साम्राज्य ने कहाँ पे ध्यान दिया था? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार में ध्यान दिया था। साथ ही भारत और रोम के बीच अच्छे से बिजनेस रिलेशनशिप बन सके, क्रिएट हो सके, ठीक है, उन्होंने इस पे भी ध्यान दिया था। पांडे जी साम्राज्य ने किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया था? तो इन्होंने मंदिर बनवाने में और कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। ओके, अब देखिए किसान शासक, देखिए तो अभी हमने चेर, चोल और पांडे पढ़ा। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे कुषाण शासक, जो कि कहाँ से आए थे? भाई मध्य एशिया से आए थे। ओके, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। देख रहे हो आप, मध्य एशिया से आए थे। ओके, कुषाण शासकों का प्रभाव कैसा था? तो भाई ये मध्य एशिया से भारत आए और उन्होंने भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। इन्होंने यहाँ पे व्यापार, संस्कृति और कला में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान दिया। मेन चीज़ें याद रखनी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। हिस्ट्री है तो इसका मतलब भी नहीं कोई बवाल
काल है। स्टोरी की तरह समझो कि कुषाण शासक जो थे वो भारत आए थे मध्य एशिया से, और उन्होंने व्यापार, संस्कृति और कला में बहुत ज़्यादा क्या दिया था, इंपॉर्टेंस दिखाई थी अपनी। ठीक है, अब इनको हम ना देवपुत्र की उपाधि भी देते हैं। ऐसा हमें इतिहास में बताया गया है कि कुषाण शासक को देवपुत्र की उपाधि मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि इन्होंने ना अपने आप को क्या बताया था कि देवी देवताओं के हम बच्चे हैं, ठीक है, और हम ही देवी देवता हैं, इसलिए हमें देवता का पुत्र कहा जाता है। इसीलिए लोग जो थे इनकी बहुत ज़्यादा क्या करते थे, उपाधि करते थे, पूजा वगैरह करते थे इन्हीं के नाम की। ओके, क्या करा था ना, कला और संस्कृति में भी काफ़ी रुचि दिखाई थी। तो कैसे रुचि दिखाई थी? इन्होंने कला को, संस्कृति को काफ़ी बढ़ावा दिया था, और उन्होंने धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म का जितना भी प्रसार होता है ना उसमें भी भूमिका निभाई, स्तूप बनवाए और मंदिर बनवाए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि कुषाण शासक का तो पेपर में आता ही आता है, तो प्लीज़ याद रखना कि मध्य एशिया से आए थे, व्यापार, संस्कृति, कला पे ज़्यादा फोकस किया था। देवपुत्र इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए हमें देवपुत्र कहा जाता है, हमारी पूजा कीजिए और हमारी आरती उतारिए। ठीक है, साथ ही इन्होंने कला संस्कृति में बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, स्तूप बनवाए थे, और जो बौद्ध धर्म है इन्होंने उसको ज़्यादा क्या दी थी, प्योरिटी दी थी। ठीक है, तो ये था आपका कुषाण शासक। अब हम देखते हैं हमारा गुप्त साम्राज्य है। तो देखिए गुप्त साम्राज्य किस तरीके से भारत में गोल्डन, आप बोल सकते हो, एम्पायर बनने की भूमिका उभरा। ठीक है, हम ये देखेंगे। तो गुप्त साम्राज्य जो था ना वो आपका कब आया था, 4वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। ठीक है, और जब ये भारत में आया था तो इसने कला को, संस्कृति को और विज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, जिससे कि भारत को इसको क्या नाम दे दिया गया, स्वर्णिम युग कहा गया। यानी कि स्वर्णिम युग मतलब गोल्डन एम्पायर का नाम दे दिया गया गुप्त साम्राज्य को। गुप्त काल को किस वजह से दिया गया था, कला, संस्कृति और विज्ञान में फोकस करने की वजह से इसे स्वर्णिम युग कहा गया था। ओके, साथ ही यहाँ पे ना सामंतवाद का भी उदय होता है। आपने कभी ना कभी तो सामंतवाद के बारे में सुना होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ सामंतवाद होता क्या है। एक हिटलर होता है। ठीक है, हिटलर मतलब हिटलर वो वाला नहीं जो आपने चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, 9th में, वो नहीं। हिटलर मतलब यहाँ पे एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसानों से क्या करता है, टैक्स वसूलता है। ठीक है, और किसान उनकी बात मानते हैं, सब कुछ, मतलब बेसिकली एक तरीके से किसानों का छोटा सा मालिक अगर हम कहें तो सामंत होता है। ठीक है, तो गुप्त काल में सामंत की शुरुआत होती है। ओके, और साथ ही जो क्षेत्रीय शासकों की भूमि के बदले में राजा को सेवाएं देनी होती है। तो सामंत होता क्या है, सामंत होता है कि क्षेत्र में जो छोटे राजा बना दिए जाते हैं ना उनको हम सामंतवाद कहते हैं, और ये लोग भूमि नहीं करते पर किसानों से टैक्स वसूल के किसको देते हैं, ये लोग राजा को देते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, सामंतवाद कहते हैं। ओके, अब गुप्तकालीन कला के बारे में, गुप्तकालीन कला के बारे में तो आप देख सकते हो उन्होंने मूर्तियों का, मंदिर का और स्तूप वगैरह बनवाए हैं जो आज भी हमारे भारत में हैं। ठीक है, तो देखिए ये था आपका चैप्टर। ओके, कुषाण शासक के बारे में पढ़ा, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य आए थे उनके बारे में पढ़ा, मौर्य साम्राज्य कैसे विस्तार हुआ उसका पढ़ा, मौर्य साम्राज्य का उदय के जरिए हमें किस किस चीज़ों के बारे में पता चला, मेगास्थनीज ने क्या बताया, कौटिल्य, जैन, बौद्ध, ठीक है, अशोक के स्तंभ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। महाजनपद कौन थे ये पढ़े हमने, 6वीं शताब्दी में कैसे चेंजेस आए वो पढ़े। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो कैसे बढ़ावा हुआ, और हमने प्राचीन भारत की लिपियों के बारे में पढ़ा। साथ ही मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई जो कि हमारे भारतीय इतिहास की स्टोरी थी। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों के लिए इतनी ही बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग स्टोरी क्रिएट करने में, आप लोगों को चैप्टर समझाने में काफ़ी मोटिवेशन मुझे प्रोवाइड होता है। तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से राधे राधे आप लोगों को ज़रूर बोलकर जाना है। ओके, तो सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।